अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो तो आपके 15 से 20 नंबर यहाँ पे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं सीडीपी के सुपर 100 क्वेश्चंस, और आपको पता है कि हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन है क्योंकि आज 3 फरवरी हो चुकी है। 4, 5, 6 बस 3 दिन आपके पास बचते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकता है कर लीजिए, और बहुत सुपर फास्ट में बस एक नज़र आपकी क्वेश्चन पे पड़ जाए वही बहुत है। ठीक है, तो आइए ये सुपर 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 15 से 20 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? कौन सा है जो जीन पियाजे से नहीं जुड़ा है? गतिविधि, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण या फिर इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण। तो जीन पियाजे की बात कौन नहीं करता है? कल्चरल टूल्स। इसकी बात कौन करेंगे? इसकी बात करेंगे आपके वाइगोत्स्की। कौन करेंगे? सांस्कृतिक उपकरण की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। जबकि गतिविधि, जैविक परिपक्वता, इक्विलिब्रेशन की बात कौन करेंगे? जीन पियाजे करेंगे। तो कौन सा नहीं जुड़ा है? ऑप्शन सी नहीं जुड़ा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार अब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश का अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? असंतुलन, अनुकूलन का सहारा लेते हैं। असंतुलन या फिर आंतरीकरण, असंगति, अनुकूलन या फिर असंगति, आंतरिकीकरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असंतुलन। जब बच्चे जो उसके अंदर पहले से संरचनाएं फिट हैं, जो स्कीमा उसके अंदर बना हुआ है, जब वो उसके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसके अंदर एक असंतुलन पैदा हो जाता है और फिर उसके लिए वो एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ठीक है, या तो वो अपने पुराने स्कीमा में बदलाव लाते हैं या फिर जो नई इंफॉर्मेशन उसके साथ वो ढल जाते हैं। तो असंतुलन पैदा होता है और फिर वो अनुकूलन का, एडॉप्टेशन का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर एकोमोडेशन प्लस एसिमिलेशन दोनों चीजें आ जाती हैं। यहां पे हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वहां राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जहां पियाजे बच्चों को डैश के रूप में देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश के रूप में देखते हैं। चलिए बताइए, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, या फिर जहां पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेर के कर्ता के रूप में देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में, या फिर विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के हेरफेर के रूप में। तो आपको बता दें कि इसमें हमारा जो जीन पियाजे हैं वो बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं। बच्चा क्या है यहाँ पे? विचारों का सक्रिय हेरफेर करता है। और वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों को सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं कि बच्चा जो है सोसाइटी से, समाज से इंटरेक्ट करके सीखेगा, और जहां बच्चा एक्टिव होगा उसी ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। यहां निष्क्रिय हटा दीजिए, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा बी वहां राइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, समय है नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार क्या है? व्यक्ति की आयु या फिर व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, या फिर व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अंतर्निहित तर्क। तो आपको पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का तर्क दिया जिसमें उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखी, डिलेमा रखा है ना, बच्चों से तर्क वितर्क किया। तो यहाँ पे उन्होंने व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में और विपक्ष में। कुछ बच्चों ने कहा कि हिंज ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी की, अच्छी बात है। कुछ ने कहा गलत बात है ना। तो इन सब चीजों, चोरी के पक्ष में, विपक्ष में बच्चों ने जो भी उत्तर दिया उसको वो उनके विकास, वो उनके सिद्धांत का आधार था। और व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अंतर्निहित तर्क की बच्चे ने जो भी रिस्पॉन्स किया उसमें उसका क्या लॉजिक है, ये सब चीजें लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास के आधार बनी। इसलिए बी और सी ऑप्शन जो यहाँ पे है वो आपका राइट हो जाएगा। आई मीन टू से ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है? आपको पता है वाइगोत्स्की सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया की पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक उपकरण है, जैसे आपकी लैंग्वेज है या और भी जो टूल्स हैं, ठीक है, उनको कैसे उपयोग करना है, इसमें बच्चा महारत हासिल कर ले।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन कीजिए। लेवागोस्की के अनुसार डैश शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में एक आवश्यक भूमिका है किसकी? देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रगति में मदद करने में क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल एनवायरनमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर्स की, या मैच्योरेशन की, या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। तो आपको पता है लेवागोस्की किसकी बात करते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करते हैं, MKO की बात करते हैं कि जो बच्चा है वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में प्रोग्रेस कर पाएगा जब उसको कोई उससे ज्यादा समझदार, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई सीनियर हो सकता है ना, या क्लास में जो आपसे ज्यादा जानता हो, जब वो बच्चे की हेल्प करता है तो बच्चा समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेता है। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है ये शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। ठीक है, जो बच्चे से ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानकार है। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, या केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्धि सिर्फ केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, आनुवंशिकता प्लस वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में नहीं होती है, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में नहीं होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है तो उसको अलग अलग प्रकार से विभाजित भी किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रटने पर जोर देता है, नहीं, रटने पर जोर कहीं नहीं दिया जाएगा। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। जहां छात्र केंद्रित कक्षा होंगी, बच्चे के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता को हम ध्यान में रखेंगे और बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा को ध्यान में रखेंगे कि आखिर बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी नीड कैसे फुलफिल होगी, किस प्रकार की शिक्षा उसकी देनी है, उसका लेवल क्या है, कहां तक वो सीख सकता है। हर एक चीज को बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को हम ध्यान में रखेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है। बाकी आगे देख लेते हैं। शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठचर्या के सख्त पालन में नहीं, रिजिड की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर नहीं, टोटल टेक्नोलॉजी, टोटल मल्टीमीडिया का उपयोग थोड़ी ना करेंगे, ये भी हटा दो। बेस्ट ऑप्शन हमारा बी है। इतनी बात होती है क्लियर। आगे बढ़ जाइए। कहता है मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? गतिशील, प्रामाणिक, डायनामिक, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, डायनामिक स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो मूल्यांकन जो आप बच्चे का कर रहे हैं वो गतिशील होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, और मूल्यांकन कार्य आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहां पे आपका फर्स्ट जो है वह बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल मतलब एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा देता है? ठीक है, विश्लेषणात्मक कौशल जहां बच्चा गहराई से सोचे, तर्क करे, दिमाग लगाए, उसके गुण दोष क्या हैं, इन सब चीजों पे विचार मंथन करे। ठीक है, उसे कहते हैं विश्लेषणात्मक कौशल। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? ये तो रटी रटाई परिभाषा है, मतलब आप प्रश्न पूछोगे बच्चा आंसर दे देगा, रट्टा मार के आंसर दे देगा। यहां बच्चा गहराई से नहीं सोच रहा है। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षण बच्चे बता देगा कि ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहां बच्चा दिमाग लगाए, जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलन किया है? तो ये बच्चा फिक्स आंसर नहीं बता सकता कि कैसे किया है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर होगा, विचार मंथन करेगा, है ना, तो और एनालिसिस करेगा। बात तो ठीक है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण और गैर उदाहरण बताइए। ये तो पाठ्यपुस्तक से पढ़ के बता देगा। हमें क्या करना है? बच्चे के अंदर विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। बच्चे के अंदर क्या करना है कि एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा देना है। जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो रहा है वो हमारा इस ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है कि कैसे अनुकूलन किया होगा। यहां बच्चा विचार मंथन करने पर मजबूर हो जाएगा। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना, क्या होता है? देखिएगा, अधिगम अक्षम छात्रों की बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का क्या उपयोग है? अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। या फिर
नेक्स्ट है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है, अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है। क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति प्रथम भाषा यानी कि पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग करना, जैसे अधिगम अक्षमता वाले छात्र कहना और अधिगम अक्षम छात्र न कहना, इसका सही अर्थ या महत्व क्या? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग समावेशन यानी कि इंक्लूजन और दृष्टिकोण के हिसाब से क्या दर्शाता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। कैसे है इसको समझते हैं। देखिएगा, व्यक्ति प्रथम भाषा में पहले व्यक्ति को देखा जाता है, उसकी अक्षमता को नहीं कि आखिर उसकी अक्षमता क्या है। ये भाषा बताती है कि अक्षमता व्यक्ति की पहचान नहीं है, केवल उसका एक पक्ष है ना। ऐसा नहीं कि अक्षमता उसकी पहचान हो जाएगी, ये सिर्फ उसका एक पक्ष है। ये दृष्टिकोण सम्मान, समानता और मानवाधिकार पर आधारित है। समावेशी शिक्षा में यही माना जाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा समान है, इसलिए हम यहाँ पे अधिगम अक्षम छात्रों की बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, शौलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि शौलीनता मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो बच्चे जिनका व्यवहार रिपीटेटिव होता है, अपने काम को बार बार दोहराते हैं, बात को दोहराते रहते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आई टू आई कांटेक्ट करने में समस्या होती है, अपनी बात को कैसे शुरू करना है, कैसे जारी रखना है, कैसे खत्म करनी है ना, तो ये सब चीजें इनको समस्याएं होती हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करेंगे? दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से आप बचेंगे। कक्षा का नहीं, ऐसा नहीं कि हम बचेंगे, उनको हेल्प करेंगे। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो नहीं, अति उत्तेजक नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। या फिर देखिए, अव्यवस्थित विन्यास की रचना नहीं करेंगे, उनके लिए डिसबैलेंस चीजें नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड में होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके अगर आप डेली रूटीन में उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव कर देंगे, उससे भी उनको समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा इसमें जो है वह बेस्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए? हम उनके लिए क्या करेंगे? ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करके सिर्फ निर्देश प्रदान करने से कुछ नहीं होगा। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड नहीं, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे। भावनात्मक आवश्यकताओं की बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? तो सिंपल सी बात, ऐसा नहीं कि भावनात्मक आवश्यकताओं की बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को ही प्राथमिकता देंगे। सिंपल सी बात है कि प्रतिभाशाली और जो रचनात्मक बच्चे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखेंगे, ताकि बच्चा उसकी लर्निंग होती रहे, बच्चा सीखता रहे और सीखने में उसको मजा भी आए, दिलचस्पी भी उसकी बनी रहे। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए? अगर बच्चे असफल हैं, फेल हैं, तो आप कैसे निपटेंगे? देखिएगा, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, बात तो ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के द्वारा और ज्यादा उसको सुधारेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए बुद्धि का आकलन करने हेतु मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का संचालन हम कभी नहीं करेंगे। छात्रों की जाति की पहचान करके नहीं, जाति की पहचान इसमें क्या है, मतलब क्यों जाति की पहचान करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कट गया ऑप्शन हमारा। सिंपल सी बात है, अपनी खुद की, अगर बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी। अगर बच्चा फेल है तो आप किसी भी तरीके से बच्चे पर जो है कि नहीं लगा सकते कि बच्चा फेल है, बच्चे पर कलंक नहीं लगा सकते, बच्चे पर दाग नहीं लगा सकते, बच्चे को नहीं कह सकते। ठीक है, सीटेट में पास होना है तो बच्चे को खपड़ी पे बैठाना पड़ेगा, सिर पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बच्चा फेल है तो मतलब हमें अपनी जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो भी हम टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, टीचिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा कि हमारी पढ़ाने में कहां कहां गलती है, हमने कैसे बच्चे को नहीं समझा पाए हम, या कहां समस्या रही। अपने आप को देखना होगा, अपने आप का निरीक्षण परीक्षण करना होगा। आगे बढ़ जाइए, कहता है क्वेश्चन, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? आपके प्रीवियस नॉलेज की क्या भूमिका है भाई इसमें? देखिएगा,
पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है? नहीं, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम नया सिखाते हैं तो वो प्रीवियस नॉलेज से जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो बच्चा उसको अपने अंदर स्टेबल कर लेता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है उसको। ठीक है, तो नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ना चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, बात तो ठीक है। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित, नहीं नहीं, जहां जहां केवल लग जाए वहां कंसंट्रेट हो जाना, कान खड़े करके आंसर देना। यहां भी केवल लगा है, आंसर गलत ही होगा जहां तक है। ठीक है, तो सिंपल और बेस्ट ऑप्शन इसका यही है कि जो संरचनावादी अधिगम है, जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का, वो नए अधिगम को, जो बच्चा नया सीख रहा है उसको और आसान बना देता है, उसको सरल बना देता है, क्योंकि नया सिखाने के लिए हम प्रीवियस नॉलेज को बेस्ड बनाते हैं, उसी के आधार पर बच्चे को नया सिखाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? बताइए। छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार फीडबैक और ग्रेड प्रदान करते रहेंगे आप? नहीं, बेहतर प्रदर्शन करने हेतु उनको एक दूसरे से बेहतर, ये तो फिर कंपटीशन को बढ़ावा देना हो गया ना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो गया, हटा दीजिए। हम कभी भी क्लास में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य आप निर्धारित कर देंगे। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ये बात ठीक है कि छात्र जो है वो अपने आप सीखे, अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी ले, है ना? ठीक है, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक, सिर्फ निर्देश से कुछ नहीं होगा भाई, जहां बच्चा इंक्लूड है, जहां बच्चा एक्टिव है, वही ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, कहता है शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए, यानी कि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो और ज्यादा बेहतर हो जाए, इसके लिए टीचर्स को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के शिक्षार्थियों के अंदर क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़िया हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए ये वर्बलाइजेशन का यूज करेंगे, मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि बच्चा ओरल जो है चीजों को समझे और ओरली अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है, इस तरीके की अगर स्किल डेवलप करनी है तो ओरल पर हमें ध्यान देना होगा, वर्बलाइजेशन पर ध्यान देना होगा, मौखिकीकरण पर ध्यान देना होगा और शिक्षार्थियों के बीच एनालॉजिकल चिंतन को बढ़ावा देना होगा, सादृश्यात्मक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन यहाँ पे डी है वह बेस्ट हो जाएगा। कहता है अन्वेषण अधिगम में छात्र, ठीक है, अन्वेषण मतलब जहां बच्चा एक्सप्लोर करके सीखता है, खोज करके सीखता है, डिस्कवर करता है बच्चा। तो अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में लगातार नई खोज होती ही रहती है। या पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा बेस्ट इसमें हो जाता है कि जहां बच्चा डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करके सीखता है, वहां विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। जब बच्चा खुद कर रहा होता है तो वो कई चीजों को अपने आप सीख जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, संज्ञान मतलब आपका दिमाग, संज्ञान मतलब आपका दिमाग और भावनाएं मतलब आपकी इमोशंस, ठीक है, आपकी भावनाएं। अब एक बात आप लोग हमसे एग्री करेंगे, देखिए जब आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे होते हैं ना, तब दिमाग भी बढ़िया काम करता है। अगर आप खुश हैं, है ना, हतोत्साहित मतलब प्रोत्साहित हैं, खुश हैं, है ना, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, ठीक है, तो आपका दिमाग बढ़िया काम करेगा, आप चीज़ों को आराम से सीख भी पाएंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोई चीज़ कितनी भी सरल टीचर पढ़ा रहा हो, अगर हम चिंतित हैं, उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर के संज्ञान और भावनाएं ये दोनों आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ ले तो इस बात को ध्यान रखना कि संज्ञान और भावनाएं दोनों आपस में कनेक्ट हैं, दोनों का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया भावनाएं कूटलेखन या एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बना देती हैं।
लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत बात है, इनका ध्यान की प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव पड़ता है ना। मतलब अगर हम कहीं ना कहीं से दुखी हैं तो हमारा कंसंट्रेट भी नहीं होगा, ठीक है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, बहुत प्रभावित करती हैं। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कंट्रोल करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। बात ठीक है। अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक समान होता है, नहीं एक समान नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता भैया। अगर आप खुश हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आप दुखी हैं तो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये भी हटा दो, बेस्ट ऑप्शन एक ही है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर भी करती है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है शिक्षक छात्रों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, जहां हमारे अंदर से मतलब हमको खुशी हो काम करने में, अंदर से जिज्ञासा हो हमें कि हमें काम करना है। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर कि देखो ऐसा ये कर दो हम सजा हटा देंगे, ये तो बाहरी हो गया सर, ये तो बाहरी एक्सट्रिंसिक हो गया, हमें इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं हम। नकारात्मक प्रबलन देकर के, इनाम और पुरस्कार ये सब बाहरी है। सीखने का आनंद पैदा करके, हाँ सीखने का, अगर बच्चे के अंदर हम सीखने का आनंद पैदा कर देंगे तो ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। देखिएगा, चलिए, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। या आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, प्रभावित करती है। आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ठीक नहीं है। आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित भी करती है। बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें कोई संस्कृति किसी विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब जैसे व्यवहार, जहाँ पे कोई संस्कृति किसी विशेष जेंडर के लिए, जैसे लड़के के लिए हमने तय कर दिया कि लड़के का व्यवहार कैसा होगा, लड़का रौब से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा, है ना। लड़कियां बहुत कोमल, लड़कियों की आवाज हमेशा कोमल होनी चाहिए, लड़कियां धीमी बात करेंगी, लड़कियां शर्मीली होंगी। ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, उनकी जेंडर की भूमिका को तय कर रहे हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारा ये रोल होगा, है ना। हमने तुम्हारा इंटरेस्ट तय कर दिया कि तुम्हारा इंटरेस्ट डॉल से खेलने में होगा, ठीक है, घर का कामकाज में होना चाहिए। लड़के बंदूक से खेलेंगे, लड़के कार से खेलेंगे। ये हमने उनके इंटरेस्ट को तय कर दिया कि आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, उसका नजरिया कैसा होना चाहिए। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है जेंडर भूमिकाएं तय कर रहे हैं, और ये सांस्कृतिक रूप से डिफाइन होती हैं। किसके रूप से, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई, पूर्व ज्ञान की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। नहीं, पूर्व ज्ञान जो है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो लर्निंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है भैया, ठीक है। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका, अरे परिपक्व मैच्योरिटी की इन्होंने खूब भर की बात की है जीन पियाजे ने, ठीक है। सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं उसका वर्तमान लेवल क्या है, प्रेजेंट में बच्चा कैसा है, कहाँ तक उसको सिखाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया, नहीं, रट्टाफिकेशन को जोर नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ये ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। चलिए, आपको पता है लेवाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं। तो पर्यावरण की प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने देखा, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया या फिर एक एकीकृत प्रक्रिया। तो जो वाइगोत्स्की हैं ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया की। जो बच्चा है वो सहयोग करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सीखता है, ठीक है। बच्चा अपने साथियों से मिलजुल करके सीखता है, समाज में एक दूसरे के बीच रह करके सीखता है। तो इस सहयोगात्मक प्रक्रिया पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। भाषा और सोच
प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेविगोत्स्की ने भाषा को किस रूप में अवधारणाबद्ध किया है? चलिए, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञान से संबंधित नहीं है। नहीं, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को एज अ टूल माना है, बहुत महत्वपूर्ण उपकरण माना है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये हटा दीजिए। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा आत्मकेंद्रित भाषण का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये वाइगोत्स्की का पॉइंट नहीं। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा कभी नहीं डालती है। सिंपल सी बात है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण? प्रदर्शन मतलब जहाँ पे बच्चा सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहा है, प्रदर्शन करने के लिए काम कर रहा है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक समझ को आगे बढ़ाने के लिए, ये आपका क्या हो जाएगा? ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल हो जाएगा, जहां बच्चा महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहा है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। क्या हो जाएगा? यहाँ वो दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये हमारा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास हो जाएगा, जहाँ बच्चा दूसरों से बेहतर और अच्छा ग्रेड पाने के लिए काम कर रहा है। ये ऑप्शन सी हमारा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण हो जाएगा। लेविगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ जहाँ हतोत्साहित होगा वो ऑप्शन हमारा, हतोत्साहित क्या है? निगेटिव वर्ड है सर। क्या है ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए, इसके साथ इसको हटा दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले, रट्टाफिकेशन का जोर हम नहीं देंगे। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन को बढ़ावा हम नहीं देंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी विद्यार्थी सीख रहे हैं उनके साथ मिलजुल करके उनको जो है कि उनके साथ रह करके उनको सिखाना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। नई अवधारणाओं या नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? उदाहरण प्रस्तुत करो। ठीक है, जो अभी आप पढ़ा रहे हो उसका एक एग्जाम्पल भी दे दो, क्योंकि एग्जाम्पल देने से कठिन चीज़ें भी आसान हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। उसका गैर उदाहरण भी दे दो। अगर आप सजीव पढ़ा रहे हो तो आप बताओ कि ये सजीव चीज़ें हैं, जो चलती हैं वो सजीव है। बच्चा कहेगा सर कार भी तो चलती है, तो फिर आप बताओ कि कार निर्जीव है। तो उदाहरण गैर उदाहरण दोनों दीजिए उसके, ठीक है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ाइए। एक परिभाषा देना, नहीं परिभाषा देने से कुछ नहीं, तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। इस ऑप्शन को हटा दीजिए। 1 2 3 ऑप्शन हमारे ठीक हो जाते हैं इसमें। 1 2 3 ऑप्शन जो है वह सही हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज दियर रोल्स? पारस्परिक अध्ययन में, अनुकूलित अधिगम में, ग्रहणशील अधिगम में, या फिर वर्णनात्मक अधिगम में? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शिक्षण विधि में शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और बालक एक दूसरे की भूमिका बदलते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? एक दूसरे की भूमिका को इंटरचेंज करते हैं। यानी कभी शिक्षक सिखा रहा है, कभी विद्यार्थी शिक्षक की जगह पे आकर के विद्यार्थी सिखा रहा है। इसको सर कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्ययन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन में शिक्षक जो है वो पहले किसी स्ट्रेटजी, जैसे क्वेश्चन पूछना या किसी चीज़ का सारांश बताना है ना, इन सब चीज़ों को बताता है या कोई मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके बाद बालक वही काम टीचर की तरह करते हैं। इसमें बालक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझा सकते हैं, कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसका नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिकाएं आपस में बदलती रहती हैं, ठीक है। अनुकूलित अधिगम, यहाँ पे कंडीशनड लर्निंग की बात हो रही है जो कि व्यवहारवाद से जुड़ा है। इसमें भूमिका परिवर्तन नहीं होता, ये व्यवहार पर आधारित अधिगम है। ग्रहणशील अधिगम की बात करूँ तो इसमें विद्यार्थी केवल सुनते और ग्रहण करते हैं, टीचर ही मेन रोल होता है इसका, ठीक है। वर्णनात्मक अध्यापन में इसमें शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, भूमिका बदलती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। कहती है फिजा ने एनालिसिस किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पे जो है कि मैथ्स है, ठीक है।
अब वो फिजा करे कि मेरे को मैथ सीखने की तुलना में जो इंग्लिश सीखने में अधिक समस्या है, यानी कि मैं इंग्लिश की जगह पे मैथ्स बढ़िया से सीख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है। मान लो यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है, वो मैथ्स में इंटरेस्ट रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेटाकॉग्निशन है, मेमोरी है या संज्ञान। जहाँ बच्चा अपने आप का एनालिसिस कर पाए कि मेरे को ये सब्जेक्ट सीखने में, ये सब्जेक्ट में आसानी से सीख जाता हूँ, इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा कठिनाई होती है, ये सब्जेक्ट में इस विधि से बेहतर सीखता हूँ, ये चीज़ मेरे को नहीं आती है और ये इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, ये इसको कहते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान। जहाँ बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचता है, जहाँ बच्चा अपने आप पर एनालिसिस करता है, अपने अंदर झांक के देखता है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत है, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिजा को पता है कि वो जेड सीखने की बजाय एक्स में दिक्कत है उसको, और जेड में वो इंटरेस्ट भी रखती है, ठीक है, तो उसको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, इसे अधिसंज्ञान कहते हैं। जहाँ बच्चा अपनी सोच के बारे में सोच रहा होता है, अपना एनालिसिस कर रहा होता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, क्या प्रस्ताव है भैया, सुनिएगा, देखिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कहता है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है या बुद्धि समय के साथ बदलती है? बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है? बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और ठीक ठाक पूर्वानुमान किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वह राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, या फिर दिनचर्या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इसमें एक्सप्लेन तो करना है लेकिन फिर समय कम है। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सतर्क और हरदम तैयार रखता है? नहीं, भय और तनाव का वातावरण हम बच्चों के लिए कभी नहीं बनाएंगे, ऑप्शन हटा दीजिए। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? सही आंसर बताइए भाई। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। नैदानिक आकलन के उद्देश्य का कौन सा स्टेटमेंट है जो वर्णन कर रहा है? ठीक लग रहा है हमको ऑप्शन। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के कार्य का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर देना, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, या फिर शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन जो है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि हम पहले निदान करते हैं, हम पहले देखते हैं कि आखिर बच्चे को कहाँ कहाँ ज़रूरत है, फिर उसका उपचार करते हैं। पहले निदान फिर उपचार करेंगे, है ना। तो कहाँ बच्चे को अतिरिक्त हेल्प चाहिए, कहाँ उसको निर्देशन की आवश्यकता है। बेस्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी टीचर क्या कर सकती है? कड़ी से कड़ी सजा हम नहीं देंगे, उसे समस्या का समाधान सीधे नहीं देंगे, उसे समस्या को छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे कि भाई तुम ठीक है, सवाल तुमसे नहीं लग रहा है लेकिन ट्राई टू डू बेस्ट, अपनी कोशिश करो, सवाल लग जाएगा, तुम कोशिश करो, सवाल लग जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम उसे स्कैफोल्डिंग दे दे, थोड़ा बहुत हिंट वगैरह दे करके कि देखो ऐसा ही सवाल लग जाएगा तुमसे, ये फॉर्मूला लगाओ या ये यहाँ पे इसमें ये चेंजेस करो, सवाल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बच्चे को जरूरत पड़ने पर हेल्प करेंगे और उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में क्या शामिल नहीं है? मैंने सीडीपी की कम से कम 50 वीडियोस दी हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है स्मार्टर एवरीडे, उस पर हमने पहले पढ़ाया है, ठीक है, अभी कम से कम 1 महीने पहले, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में क्या शामिल नहीं है? देखिएगा भाई, इसमें क्या शामिल नहीं है?
विद्यार्थियों के नामांकन और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों का लागू करना, ये हम कभी कहीं नहीं करेंगे। हम विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेंगे, हम नामीकरण नहीं करेंगे, हम बच्चों को लेबलिंग नहीं करेंगे, हम बच्चों को सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे बच्चों को, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देंगे। वेरी गुड है। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को ऑप्शन भी देंगे कि जो तुम्हें आता है वो तुम अपनी बात रख सकते हो। सभी शिक्षार्थियों के हितों में काम करेंगे, उसके हिसाब से चुनौतियों की पेशकश भी करेंगे। सब कुछ ठीक है। नामांकन और वर्गीकरण का ऑप्शन हमेशा ये नेगेटिव होते हैं, और जब क्वेश्चन नेगेटिव पूछे तो ये नेगेटिव ऑप्शन उसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। बताइए क्या सही है। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। नहीं, संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रदान करता है। ये बच्चों के सामने डिलेमा पैदा कर देता है, दुविधा पैदा करता है। बच्चा फंस जाता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुविधा, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा उसे कहते हैं, जहां बच्चा अगर आपसे हम पूछ लें कि आपका मित्र पानी में डूब रहा है तो आप उसे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। अगर अब आप यहाँ पे आपके सामने एक दुविधा आ गई, नहीं बचाएंगे तो दोस्त जा रहा है, और अगर हम उसको नदी में डूबते हुए बचाने गए तो हम भी मर सकते हैं। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे? आप दुविधा में फंस जाते हैं, ठीक है। तो यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत कि अगर वो दवाई चुराएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं चुराएगा तो वाइफ उसकी मर जाएगी, हिंज की, है ना। तो ये उसके सामने क्या है? दुविधा पैदा हो गई। अगला, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विश्लेषणात्मक सोच यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? भाई, विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जहां बच्चा गहराई से सोचेगा। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? ये तो रटा रटाया फिक्स आंसर दे देगा बच्चा, इसमें कहाँ वो दिमाग लगाएगा, है ना। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? आंसर दे देगा बच्चा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? रटा रटाया आंसर दे देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? यहाँ बच्चा गहराई से सोचेगा कि कौन कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध इतना फैल गया, है ना। सोचने पर मजबूर होगा, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यहाँ एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है। फिर कहता है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें शामिल करते हुए टीचर्स को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश किसका उपयोग करना चाहिए? आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण या श्रवण तंत्र हैं। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, सीधी सी बात है, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए हम ब्रेल का यूज करेंगे। जो कि एक स्पर्श प्रणाली है, बच्चा इसको टच करके फील करके समझ पाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन हुए भाई। एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए? कंपटीशन को बढ़ावा हम बिल्कुल नहीं देंगे, बच्चों की कमियों की पहचान नहीं करेंगे, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को हम क्या करेंगे? उनमें हम संशोधन करेंगे, ठीक है, बदलाव लाएंगे कि जिस बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको सिलेबस दिया जाए, है ना। और जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, उनसे अगर बच्चा समझ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें हम बदलाव लाएंगे, संशोधन करेंगे, करेक्शन करेंगे उसमें, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एक प्रमुख समानता जो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में है वो क्या है? बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका नहीं, संस्कृत की भूमिका दोनों लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ वाइगोत्स्की मानते हैं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, दोनों के अलग अलग चिंतन है, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती फिर विचार आते हैं, पियाजे कहते हैं पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान नहीं दिया है, वाइगोत्स्की ने कुछ खास चरण नहीं बताए हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बेस्ट बचता है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चे खुद इंक्लूड होकर के बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, तो 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। गुणात्मक का मतलब होता है कि जो बालक है वो बच्चों से कम या ज़्यादा नहीं सोचता, बल्कि गुणात्मक रूप से अलग सोचता है। बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न नहीं होती है, गुणात्मक रूप से होती है।
बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे बस ये है कि बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। सिंपल सी बात है, गुणात्मक रूप से भिन्न होने का मतलब है कि बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों में परासंज्ञानात्मक कौशल मतलब मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है जहां बच्चा अपनी सोच के ऊपर सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने अंदर झांक के देखता है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा बहुत मजबूत है, किस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, है ना, और किस मेथड से मैं बढ़िया सीखता हूँ। जहाँ बच्चा अपने बारे में जानता है, ठीक है, वो डेवलप करना चाहता है। निम्न में से कौन सी स्ट्रेटजी इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखती है? चलिए, विद्यार्थियों को असाइनमेंट के लिए सारांशित नोट्स प्रदान कर दोगे और बच्चे के अंदर ये मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाएगी? कभी नहीं होगी। एक ग्रहकार देना, उसमें याद रखना और पुनः स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, रट्टाफिकेशन पर जोर नहीं देना है। कहता है विद्यार्थियों को उनकी परफॉर्मेंस पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय नंबर दे देंगे आप? नहीं, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन बेस्ट है कि यहाँ आप कैसे सीख रहे हो और आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है उस पर आप विचार करें, इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, लेवागोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? बताइए। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? नहीं, भाषा और विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड, बहुत गहराई से आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाई भाषा के माध्यम से ही तो विचार प्रकट होगा, है ना, और विचार आएगा तो भाषा के माध्यम से ही तो हम उसको बाहर निकालेंगे। भाई अगर आपको भाषा आ गई और विचार आपके अंदर है नहीं तो क्या बोलोगे, है ना, और अगर आपके अंदर विचार है, भाषा आपको आती नहीं है, तो विचार बाहर कैसे लाओगे? दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है सर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो बी है वो बिल्कुल बेस्ट वन है। ठीक है, ऑप्शन बी बेस्ट वन हो जाएगा। चलिए, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? पर्यावरण की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रही है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है इसमें, है ना। इसमें शारीरिक गतिविधि, इसमें बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात ही नहीं हो रही, जो कि हमारे प्लेयर्स में पाई जाती है, खिलाड़ियों में पाई जाती है, मतलब उसमें जो डांसर होते हैं उनके अंदर होती है, एक्टर के अंदर होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात ही नहीं हो रही है, जो कि होती है उसमें हमारे जो कवि हो गए, टीचर्स हो गए, नेता हो गए, है ना। इसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की भी बात नहीं हो रही, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है। चलिए, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? देखिएगा, ये मनोसामाजिक विकास में शामिल है, संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, व्यक्तित्व विकास या फिर भावनात्मक विकास में शामिल है। तो ये हमारा क्या है? भावना और व्यक्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं और समाज भी जुड़ी हुई है। भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता जो है ये हमारे किसमें? साइकोसोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है वो बच्चों को रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं ले जाता, रिसेप्टिव की तरफ नहीं ले जाता, मीनिंगलेस तो हो ही नहीं सकता, डिस्कवरी यानी खोज आधारित लर्निंग की तरफ लेकर के जाता है, जहाँ बच्चा डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके सीखता है, लर्निंग बाई डूइंग के माध्यम से सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं, कमज़ोर नहीं समझा जाता, मासूम नहीं समझा जाता, केवल ज्ञान का उपभोग करने वाले नहीं होते, क्या होते हैं? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले समझे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए भाई। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि, क्या बताता है जीन प्याजे का सिद्धांत? पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। वेरी गुड, उन्होंने बच्चों की उनकी जो मानसिक विकास होता है उसको 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। ये बात उन्होंने कही है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह की, उसकी आयु कितनी है ना, उसके हिसाब से और उस किस स्टेज में है बच्चा, उसको आप ध्यान में रख करके ही क्या करें? पाठ्यक्रम तैयार करें। बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है महारत हासिल करने के लक्ष्य, मतलब हमें किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है, ठीक है, हमें उसमें गहराई से सीखना है, समझना, ये होता है महारत हासिल करना, ठीक है, कि आप नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उस सब्जेक्ट पर अपनी पूरी पकड़ बना रहे हो। तो महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, देखिएगा। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, इसमें बाहरी अभिप्रेरणा प्लस स्थिर दृष्टिकोण, ये केवल परिणाम पर ध्यान देता है, सीखने पर नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए। फिर कहता है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अब इसमें क्या है हमारा, आ गया बाहरी अभिप्रेरणा और वृद्धिशील दृष्टिकोण। ये लक्ष्य तो यहाँ ऊंचा है लेकिन प्रेरणा बाहरी बताई गई है, जबकि प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए, ये भी कट जाएगा। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, यहाँ पे अभिप्रेरणा आंतरिक तो है लेकिन दृष्टिकोण स्थिर दे दिया उसने, जबकि दृष्टिकोण हमारा ग्रोथ वाला होना चाहिए। अब इसमें भी स्थिर सोच में व्यक्ति मानता है कि योग्यता बदली नहीं जा सकती, इसलिए स्थिर नहीं होना चाहिए, ये भी काट दो, एक ही बचता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। कहने का मतलब है जब छात्र ऊंचे लक्ष्य तय करता है तो वो मानता है कि मेहनत और अभ्यास से योग्यता बढ़ सकती है। ये क्या है, ये एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ऐसे छात्र सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके सामने चैलेंजेस आते हैं तो वो घबराते नहीं है, फेलियर या असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। अगर फेल हो गए तो उसको सीखने का एक अवसर मानते हैं। यहाँ पे उनकी प्रेरणा अंदर से आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, ना कि सिर्फ इनाम या प्रशंसा से। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बहुत फटाफट निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है 51 नंबर, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। भाई कौन सी चीजें बाधा डाल रही है, उभरी हुई रेखा चित्र, मानचित्र, ये क्या दृष्टिबाधित बच्चों को बाधा डालेगी। उभरी हुई रेखा चित्र है, ये बाधा नहीं डालेगी भैया। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, जहां बच्चा टच फील करके समझ रहा है, ये भी दृष्टिबाधित के लिए अच्छी चीज है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, अगर कुछ ट्रांसक्रिप्शंस है, लेक्चर है कोई, उसको बच्चा सुनकर के समझ लेगा, ठीक है, तो ये दृष्टिबाधित के लिए अच्छी चीजें हैं तीनों। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स और नोट्स उसके किसी काम के नहीं है, चाहे जितने बढ़िया नोट्स दे दो उसको, क्या ही बच्चा सीख पाएगा जब देख नहीं पाएगा, तो ना तो पढ़ पाएगा, है ना। तो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोट्स, पाठ्यपुस्तक और नोट्स उसके किसी काम के नहीं है, ये चीज उसके लिए बाधा डालती है। अगला प्रश्न, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके पेरेंट्स दोनों ही निपुण गायक हैं, बढ़िया सिंगर हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। ये आनुवंशिकता और वातावरण है सर, कि उसको जो आनुवंशिकता मिली, जो गुण उसको अपने पेरेंट्स से मिले, अब वो गुण उस प्रकार का एटमॉस्फेयर दे करके उनको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सिंगिंग के गुण तो उसको मिल गए, लेकिन अब उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, उस तरीके का माहौल भी तो चाहिए, उसके लिए वो उसे कक्षा में भेज रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत है नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन तो नहीं किया, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया, या फिर मात्रात्मक शोध कार्य विधि। बच्चों के सामने उन्होंने नैतिक दुविधाएं रखी थी कि अगर हिंज ने चोरी नहीं की तो वाइफ मर जाएगी, चोरी कर लेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और फिर बच्चों ने जो अनुक्रियाएं दी उसकी उन्होंने समालोचना की। ये जो है उन्होंने काम किया। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, निम्न में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। स्वलीनता मतलब ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनकी विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण ऐसा नहीं है, स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, और स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है, जो स्वलीनता है एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। देखिएगा, व्याख्यात्मक शिक्षण,
देखिए क्या कह रहा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। जहां बच्चे दूसरों को सिखाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये पारस्परिक शिक्षण में होता है जिसमें इंटरचेंज यानी कि टीचर और बच्चे का रोल बदलता रहता है। पहले टीचर किसी चीज को बच्चों को समझाएगा, फिर कोई बच्चा खड़ा होकर के फिर वही चीज टीचर पे आकर के फिर बच्चा उनको समझाएगा। ठीक है, जैसे टीचर ने सवाल लगा दिया, उन्होंने समझा दिया, आप किसी को खड़ा कर दिया, अब वो बच्चा करके ब्लैक बोर्ड पे फिर वही सवाल बच्चों को समझा रहा है, तो इसमें उनका रोल चेंज होता रहता है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं सर। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। संवेदनशील अवधि वो समय होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक विशेष समय होता है सेंसिटिव पीरियड, जहाँ पे उस टाइम पे वो चीज़ें अगर बच्चा सीखे तो बहुत जल्दी सीखता है, हालांकि बाद में भी सीख सकता है लेकिन फिर उतना बढ़िया से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पर्यावरणीय कारक। क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये वंशानुगत कारक नहीं है, उत्पत्ति मूलक कारक नहीं है, मानव जाति कारक नहीं है। तो संवेदनशील अवधि वो समय अवधि है जिसके दौरान कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भाषा है, 0 से 6 वर्ष तक बच्चा बहुत बढ़िया सीखता है, तो ये भाषा सीखने का एक संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड होता है बच्चे के लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे को डिस्लेक्सिया है भैया, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है? लंबे और जटिल गद्यांश दे करके? नहीं 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 नहीं। अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से, थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग के माध्यम से सिखा सकते हो, या फिर उनको जो है कि व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। हाँ ये ठीक है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दे करके बच्चे को सिखाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को बच्चा जो है पी और क्यू में डिफरेंस नहीं कर पाता, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड पढ़ देता है ना, ये समस्याएं होती हैं उसको। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान कर ग्रंथ दे करके उसको सिखा दोगे, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा कौन सी चीज देती है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? रटा रटाया आंसर दे देगा बच्चा, कहाँ इसमें दिमाग लगा रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? कारण तो थोड़ा जोर लगाएगा दिमाग पे। चलो और देखते हैं। राजधानी क्या है? सिंपल आंसर दे देगा। कितने राज्य हैं? सिंपल आंसर। दिमाग कहाँ लगा रहा है? यहाँ पे, कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे के रीजन्स बताओ। रीजन्स कहीं फैक्ट तो लिखे नहीं है, बच्चा अपना दिमाग लगा करके अलग अलग तरीके के आंसर आपको दे देगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी में बता रहा हूँ, तो इसलिए ये मत कहना कि आपने एक्सप्लेन ठीक से नहीं दिया या आपने पूरा समझाया नहीं, सिर्फ आंसर टिक कर दिया। नहीं, मैं बहुत जल्दी में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और जितनी जरूरत है उतना एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? वही एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है बच्चों के अंदर। ठीक है, कि बच्चा चीज़ों के बारे में गहराई से सोचे। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित हम कभी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं, कि बच्चा पहले उस चीज़ पर सोचे, विचार करे, विचार मंथन करे, फिर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। महारत उन्मुख शिक्षार्थी, जहां बालक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है। आप सीडीपी इसलिए मत पढ़ो कि 30 में 30 आ जाए, आप सीडीपी इसलिए पढ़ो कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओ, उस सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ हो जाए आपकी, तो 30 में 30 तो आ ही जाएंगे। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। अगर वो जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होता है, जिसने नंबर्स पर फोकस नहीं किया, उसने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत गहराई से उसको पढ़ा है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं अगर पास हो जाए तो वो योग्यता और अच्छी किस्मत मानते हैं, और अगर फेल हो जाए तो कहते हैं कि काम कठिन था, या कहते हैं कि योग्यता और कोशिश थी, मेरी किस्मत खराब हो गई अगर फेल हो गया तो। योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, या फिर योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। देखिए, जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं अगर वो पास हो जाएं तो कहते हैं देखिए ये मेरे अंदर योग्यता थी, मैंने एफर्ट किया, मैं पास हो गया। अगर फेल हो जाते हैं तो ये नहीं कहते काम कठिन था, किस्मत खराब थी, वो कहते हैं कि मेरी कोशिश में कमी रह गई, मेरे कोशिश में कमी रह गई, इनसफिशियंट एफर्ट रह गया मेरा। ठीक है, किस्मत को दोष नहीं देते। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? भैया, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा बच्चे अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं।
मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अब आपको पता है, देखिए कि जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है हमारा, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर आता है। यानी कि डेवलपमेंट अंदर से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। केंद्र मतलब जैसे पहले जो चीज़ें हमारे शरीर के केंद्र के पास है, जैसे हमारे कंधे हो गए, बाहें हो गई, है ना, पहले इन पर कंट्रोल आता है, फिर हमारी फिंगर्स पर लास्ट में कंट्रोल आता है। तो अंदर से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र यानी कि पहले शोल्डर पर कंट्रोल आएगा, शोल्डर्स हमारे कंधों पर कंट्रोल आएगा, हमारी बाहों पर कंट्रोल आएगा, फिर लास्ट में हमारी फिंगर्स पर कंट्रोल आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आंसर हमारा राइट हो गया कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले गेंद को पकड़ना सीख लेता है। तो यहाँ पे गेंद पकड़ना क्या है? ये बड़ी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम हाथ और बाह का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी शरीर के केंद्र के पास है। ओके, अब मोती पिरोना ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा किससे होगा? फिंगर्स से होगा। तो फिंगर्स क्या है? यहाँ पे कंट्रोल बाद में आता है, ये शरीर के केंद्र से दूर होती हैं, इसलिए हमारा ये समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत का सही एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अकॉर्डिंग पहले बड़े अंगों पर कंट्रोल आता है, बड़े पार्ट्स पर कंट्रोल होता है, बाद में जो छोटे छोटे अंग हैं उन पर कंट्रोल आता है। इसलिए बच्चा पहले गेंद पकड़ना सीखता है, फिर बाद में मोती पिरोना सीख जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाएंगे भैया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए। चलिए, बहुत तेज पढ़ाने का प्रयास है, लेकिन उसके बावजूद भी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। कैसे? विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण सेल्फ रीइंफोर्समेंट प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, या फिर क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, या फिर क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं ये विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। किसके लिए? विचार के लिए और अपने काम को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, अपने काम को सही दिशा निर्देश देने के लिए बच्चे खुद से बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं? ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार में, जिसको हम ADHD कहते हैं, जहाँ बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, उछल कूद मचाता रहता है, चंचल होता है ना, और या फिर मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीनक्रम विकार में, या फिर अधिगमात्मक विकलांगता में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा ASD, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ। यानी कि बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, बच्चा बात करने में पीछे हट रहा है, उसे नहीं पता कि मैं अपनी बात को कैसे शुरू करूँ, कैसे कंटिन्यू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में दिक्कत होती है। और ASD वाले बच्चे को अगर इनके डेली रूटीन में चेंजेस ला दो तो इनको समस्या होने लगती है। ये सारी विशेषताएँ स्वलीनक्रम विकार की हैं, ऑटिज्म की है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग का उदाहरण हो जाएगा भैया? किसी काम को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार हेल्प करना। सिंपल सी बात है, स्कैफोल्डिंग है ये। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक ग्रेड प्रदान करना नहीं। एक छात्र को पढ़ने का काम देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, ये भी गलत है। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर उसमें महारत हासिल करने के लिए कहना नहीं। देखिए, यहाँ पे टीचर का रोल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर यहाँ पे एज अ क्या होगा? एज अ मार्गदर्शक होगा टीचर यहाँ पे। ठीक है, तो किसी काम को छोटे छोटे चरणों में तोड़ दो, फिर आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ बच्चे को जरूरत हो आप बच्चे की हेल्प भी करो, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से उसको हेल्प देते रहो। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जहाँ बच्चे को लिखने में दिक्कत है, लिखित कार्य में चुनौती आएगी। क्या होगा? बच्चे को जहाँ लिखने में चुनौती है वो क्या होगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, उसमें विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक टीचर को किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्व धारणाओं की पुष्टि करे। अच्छा, समस्याओं को एक विशेष निर्धारित तरीके से हल करना। एक विशेष निर्धारित तरीका है ये कि ये समस्या इसी तरीके से हल होगी, नहीं, ये तो फिक्स्ड नहीं होगा। देखिए, समस्या को अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ये बात ठीक है कि जो बड़ी समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, फिर उसको हल करने का प्रयास करो। केवल एक ही पहलू पर ध्यान हम केंद्रित नहीं करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पहले समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, फिर उनको हल करो। आप रचनावादी दृष्टिकोण से क्या
व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं? नहीं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुशासित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों का लिखना मात्र है। नहीं, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कहता है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, अवधारणा को समझना, ज्ञान का निर्माण या फिर कौशलों का विकास। तो सिंपल सी बात है कि अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है जहाँ बच्चा कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझ ले, ज्ञान का निर्माण करे, स्किल्स को डेवलप करे। रटना नहीं हो जाएगा, ठीक है। किसके बारे में नहीं है? रटना, ठीक है। ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होगी। रटने से अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता है। गति संवेदी शिक्षार्थी काइनेस्थेटिक लर्नर्स डैश माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो बच्चे गति संवेदी होते हैं वो देखने से, छूने से, करने, चलने फिरने से या सुनने से किससे सीखना बेहतर पसंद करते हैं? तो ऐसे बच्चे डूइंग एंड मूविंग करने और चलने फिरने माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि काइनेस्थेटिक मतलब होता है जो जिनके जैसे जो प्लेयर्स हो गए इनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। और एक्टर हो गए तो वही यहाँ पे डूइंग एंड मूविंग के माध्यम से, करने से और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है। तो एक जो वैज्ञानिक होता है ना उसके अंदर तार्किक बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। दूसरी बात, जो मूर्तिकार होता है उसके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, गणितीय या फिर गति संवेदी बुद्धि होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, जी हाँ बिल्कुल। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लचीला होना चाहिए ताकि हम बच्चों के अनुसार उसको ढाल सकें, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, बच्चे साथ में मिलकर के सीखें। हम कभी भी बच्चों को सेग्रीगेट और लेबल्ड नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं करेंगे, नामकरण नहीं करेंगे कि तुम नहीं सीख सकते, तुम गधे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है ना, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग यानी कि बच्चों के लिए सुगम इमारतें बनाएंगे जहाँ बच्चे आसानी से चढ़ उतर सकें। ये भी तीन ऑप्शन ठीक है, 1 2 4 सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें से हट जाएगा। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। क्या अनुभव करते हैं? गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता या अधिगम विवशता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीखने के लिए मध्यम स्तर का भी उत्साह होना चाहिए, बहुत हाई जो है कि उच्च स्तर पर चिंता नहीं होनी चाहिए, निम्न स्तर की सतर्कता नहीं, हर चीज़ बैलेंस्ड ठीक लगती है, मध्यम स्तर की ठीक लगती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किस प्रकार किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में या फिर 3 प्रगति स्तर में। तो आपको पता है कि इन्होंने 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण बताए हैं, है ना, जिनमें इन्होंने 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष के 4 स्टेजेस बताई हैं। आगे बढ़ेंगे। विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से काम करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि या फिर कूटलेखन एनकोडिंग अवधि उसको कहते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहेंगे इसको? चुनौतीपूर्ण अवधि कहेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जिसको हम ADHD कहते हैं से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन से हम नहीं बचेंगे, हम उनके लिए पाठ्य सामग्री और निर्देशों में लचीलापन लाएंगे, ठीक है। जैसे वो चाहेंगे हम उनको उस तरीके से सिखाने का और उस तरीके से निर्देश देंगे, ठीक है, जो उनके लिए हेल्पफुल हों। काम को छोटा कर देंगे, ये भी अच्छी बात है। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करेंगे, मतलब जहाँ बच्चा चीज़ों को देख करके, सुन करके समझ पाए, ठीक है, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके सीखे, ये सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन विकर्षण और शोर इन सब से बचना चाहिए, ठीक है। विकर्षण जहाँ बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ भटके, उन सब चीज़ों को हम हटाएंगे वहाँ से। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो क्या हो जाएगा? इन्होंने बताया नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये कहाँ पे आता है, ये बच्चा जब कन्वेंशनल लेवल स्टेज में होता है तो वहाँ सोचता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमने इसको खूब डिटेल में समझाया आपको पहले। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एनिमिस्टिक थिंकिंग, यहाँ पे जीववादी सोच है। जीववादी सोच में बच्चा क्या करता है, यहाँ पे जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी सजीव समझता है। ये इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक नहीं है बच्चा, आत्मकेंद्रित यहाँ पे नहीं है, अवधारणात्मक केंद्रीकरण नहीं है। सिंपल सी बात है, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि बच्चे के अंदर अभी पलटावी गुण नहीं आया है, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। ये गुण आएगा उसके अंदर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ये होगा इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे इसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। व्यक्तिगत संतुष्टि ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई सर, ठीक है। और अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। हमने कोई काम किया, हमें उसमें बहुत मजा आया, सेटिस्फैक्शन मिला, ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, आंतरिक होती है। बाहरी अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वो बाहरी अभिप्रेरणा होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। क्या है वो? देखिए, जो हमारी संज्ञानात्मक विकास जो संवेदी चालक अवस्था होती है, जहाँ 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है कि मतलब कोई चीज़ छिपा देंगे आप तो बच्चा उसको ढूंढ लेगा। पर्दे के पीछे कुछ छिपा दो, बच्चा जाकर के ढूंढ लेगा। दूसरी बात, इसके अंदर आस्थगित अनुसरण होता है, ठीक है, डिफर्ड इमिटेशन होता है। ये 2 जो हैं महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर माने जाते हैं 0 से 2 वर्ष के लिए। चलिए, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, या फिर इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो पले बढ़े। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे होते हैं इन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ, किस प्रकार के समाज में पल बढ़ रहे हैं। उस समाज संस्कृति का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। कब अपने आप को व्यस्त और शामिल महसूस करते हैं? उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है? नहीं। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं? ठीक है। रटने पर ध्यान होगा नहीं। सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा हम कभी करेंगे नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, गतिविधियां जब उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, उनके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग होता है, वहाँ बच्चा अपने आप को बिजी कर लेता है और उसमें इंक्लूड भी होता है। ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, थोड़ा जल्दी सीखते हैं, ठीक है, और अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है। शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ में वो आगे ही होंगे। हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह से समायोजित, ऐसा भी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो बाकी छात्र होते हैं उनकी तुलना में वो बढ़िया सीखते हैं। ओके, अगला प्रश्न नीचे कहता है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, या फिर छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं। जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं, जहां बच्चा गहराई से सोचता है, तर्क वितर्क करता है, लॉजिक लगाता है, ये उच्च स्तरीय सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि, ये क्या है? बच्चों में लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा? लंबाई अगर बढ़ रही है तो आप इसको नाप सकते हैं, वजन बढ़ रहा है आप इसको नाप तोल सकते हैं, इसको मात्रात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मात्रात्मक कहते हैं। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा गुणात्मक होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जहाँ जहाँ चीज़ों का आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारा मात्रात्मक कहलाएगा। लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? सेल्फ रीइंफोर्समेंट की बात वाइगोत्स्की नहीं करते। प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा, आत्म
या इनर स्पीच के माध्यम से, संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, एडॉप्टेशन के बाद जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट हमारा व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। एक ही ऑप्शन बचता है, यूज़ ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा बच्चे अपने काम को स्वनियमित करते हैं, यानी कि इनर स्पीच के माध्यम से अपने काम को दिशा निर्देश देते हैं। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर्स द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना या फिर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। क्या दिखाएंगे आप यहाँ पे? निर्देशित गाइडेड डिस्कवरी कराएंगे निर्देशित खोज के माध्यम से, ठीक है। तो अब देखिए, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरना और डूबने की कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में जो विश्वास रखने वाला टीचर है वो डिस्कवरी यानी कि गाइडेड डिस्कवरी को अपनाएगा, निर्देशित खोज के माध्यम से सिखाएगा। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में जो आपने पहले से अवधारणाएं बना रखी हैं उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जो हमने अवधारणा बना रखी है कि लड़की घर का काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है? नहीं, यहाँ पे बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में नहीं देखा जाता। सिंपल सी बात है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारे बच्चे उसमें इंक्लूड हैं और वे कक्षा की क्रिया में भी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? योग्यता का अभाव बता रहा है, किस्मत की बात वो कर नहीं रहा, काम कठिन है ऐसा भी नहीं कहा, कोशिश कमी है ऐसा भी नहीं कहा। वो कह रहा है कि मतलब मुझे इसकी समझ नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि योग्यता का अभाव है, लैक ऑफ एबिलिटी की बात कर रहा है। कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? विस्तृत दोहराव इलैबोरेटिव रिहर्सल नहीं है, ठीक है। रटने की बात हम करेंगे नहीं। स्मृति सहायक विधियाँ नेमोनिक्स, तो ठीक है। ये भी ये जो है सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, तो ये भी ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी ठीक है। और हाँ, सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि रट्टाफिकेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। रटना और दोहराव ये जो है सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। ओके, बाकी विस्तृत दोहराव इलैबोरेटिव रिहर्सल भी ठीक ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन हम जाएंगे बी के साथ में। आगे बढ़ते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? अगर आप दोहराव कर रहे हैं, बार बार आपका जो बिहेवियर है वो रिपीटेटिव बिहेवियर है, तो ये किसकी पहचान है? ये हमने बार बार बताया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि स्वलीन क्रम विकार की पहचान है। इसमें बालक अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करता है, उसको समाज के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में समस्या आती है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। अपसारी और अभिसारी दो चिंतन होते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अपसारी चिंतन होता है ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि इसमें बच्चा एक समस्या एक हल अनेक निकाल करके देता है। अभिसारी जो है वो एक ही समाधान पर स्थिर है कि बस इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तर्क, चिंतन, समस्या समाधान कहाँ? सामाजिक विकास में आता है, संज्ञानात्मक विकास में आता है, नैतिक विकास में आता है या गतिक? तो सिंपल सी बात है, तर्क कहाँ से लगाते हैं? दिमाग से लगाते हैं। चिंतन कहाँ करते हैं? दिमाग में करते हैं। समस्या समाधान कहाँ से होती है? दिमाग से होती है। तो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के साथ में जुड़ा हुआ है। लेवागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं इनर स्पीच बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी हमारा असंतुलन, अनुकूलन, संगठन सब पियाजे के कॉन्सेप्ट हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान किसके माध्यम से आपकी समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ेगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग से बढ़ेगी। बाकी फंक्शनल फिक्सनेस ये नेगेटिव वर्ड है, पैसिव बच्चा होगा नहीं। रिस्पॉन्स सेट जो है उसमें बार बार आपके अंदर सेट हो जाता है कि हमें बस यही, अगर आप बैंक का फॉर्म भर रहे हैं उसमें जहाँ नो लिखना है वहाँ भी नो लिख रहे हैं, जहाँ यस लिखना है वहाँ भी नो लिख रहे हैं, वो होता है रिस्पॉन्स सेट, ठीक है। एक ही तरीके की प्रतिक्रिया देना। फिर देखिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले
सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दिखाता है कि विकास क्या है, ये अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय या समीप दूराभिमुख। ये जो है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, जिसमें हमारा जो डेवलपमेंट है केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। पहले हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उन पर कंट्रोल आता है, फिर जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं जैसे फिंगर्स की मांसपेशियां हैं इन पर कंट्रोल बाद में आता है। इसीलिए बच्चा पहले बॉल पकड़ना सीखता है, बाद में सुई में धागा पिरोना सीखता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रीकरण, परिकल्पित तर्कशीलता या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से अलग कर रहा है। तो देखिए यानी ऐसी कौन सी नई सोच या क्षमता आती है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है डेवलप हो जाती है, वो है हमारा डिसेंटरिंग यानी कि विकेंद्रीकरण। अब इसको और समझिए, देखिए आपको पता है कि जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना वो 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी आता है, इंद्रियों का समन्वय भी आ जाता है। फिर तो यहाँ पे बालक केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है, सेंट्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब 2 से 7 वर्ष में बच्चा होता है तो अगर बच्चे के पिताजी नाराज़ हैं तो उसे लगता है कि जैसे मुझे कोई चीज़ चॉकलेट देने से या खिलौना देने से मैं खुश हो जाता हूँ, मेरे पिताजी भी वैसे ही खुश हो जाएंगे। ये सेंट्रेशन का गुण है, केंद्रीकरण का गुण है। यहाँ बच्चा जो है उसके सामने 2 गिलास रख दो तो सिर्फ ऊंचाई पर ध्यान देता है, चौड़ाई पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में पहुँचता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुँचता है, तो बच्चा यहाँ पे 1 से अधिक पहलुओं को एक साथ देखने लगता है। इसे ही डिसेंटरिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चा गिलास की सिर्फ ऊंचाई नहीं, उसकी ऊंचाई भी देखेगा, चौड़ाई भी देखेगा। इसको कहते हैं डिसेंटरिंग। ये हमारा किससे अलग है? पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरुण कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? यानी कि बच्चे ने यहाँ पर रस्सी को सजीव मान लिया है और कह रहा है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट कर दिया। तो ये जो बच्चे के अंदर जीववादी सोच होती है, कहाँ पे होती है? जहाँ बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। यहाँ बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, कहता है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से नहीं होता, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे एक्टिव होकर के ही सीखते हैं। किस माध्यम से? बच्चे एक्टिव होकर के सीखते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वह बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस। कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।